I hope you are well and motivated. I welcome you all to Ticket to Mains program. आज PT 365 सीरीज़ में इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास है. यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड ए वीडियो. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. आज का पहला टॉपिक है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 10 आसियान मेंबर स्टेट्स एंड ASEAN's 5 free trade agreement partners, which are Australia, China, Japan, South Korea, and New Zealand. These 5 countries are non-ASEAN members. See, China, South Korea, and Japan, and Australia and New Zealand. These portions are non-ASEAN members, and जो बचे हुए पोर्शन हैं वो ASEAN member countries हैं. तो आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है कि RCEP में 10 आसियान मेंबर्स हैं और एंड 5 नॉन आसियान मेंबर्स हैं. RCEP रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय GDP. इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल GDP. इंडिया ने RCEP में इंक्लूड होने की नेगोशिएशंस 2013 में स्टार्ट किए थे, लेकिन इंडिया ने 2019 में पुल आउट कर लिया था RCEP से बिकॉज ऑफ चाइनाज हेजेमोनी इन ट्रेड. As we know, China is a very strong economy having huge exports, but India does not export to that extent. So India may lose in exports in this free trade agreement. That's why India pulled out RCEP. Next topic is free trade agreement. What is free trade agreement? See, free trade agreement जो होता है किन्हीं भी कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो उन दोनों के लिए कुछ फेवरेबल ट्रेड सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है, सच एज फेवरेबल टैरिफ्स, फेवरेबल डील्स, टैक्सेशन एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स. इंडिया हैज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अबाउट 54 countries. Just keep this number in mind. And some of India's FTAs include Mercosur, Australia, UAE, Mauritius, Singapore, South Korea, and ASEAN. See, from RCEP, India pulled out not because of ASEAN but because of China. China is a very gigantic partner, very gigantic export partner of RCEP. Mercosur is a trade bloc in South America. Just remember this much only. Mercosur is related to South America. It is a free trade agreements club among South American countries. Next topic is comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership. See here, it is made of two phrases: comprehensive and progressive agreement, it is one phrase, and trans-Pacific partnership. तो कौन से कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं? मेनली ट्रांस-पैसिफिक कंट्रीज़ विच आर कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान. अगर कोई क्वेश्चन CPTPP के रिगार्डिंग आता है और मेंबरशिप को लेके अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ मेंबर ऑफ CPTPP, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ऑप्शंस में कहीं कोई ऐसा कंट्रीज़ तो नहीं है जो ट्रांस पैसिफिक ना हो, जो इस रीजन में लाई नहीं करता हो. ये कंट्री, इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए: कनाडा, USA, मेक्सिको, पेरू, चिले, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, मलेशिया एंड सिंगापुर. ये है पैसिफिक ओशन और इसकी पेरिफेरी पे जो कंट्री हैं वो इसके मेंबर्स हैं. अगर ऑप्शन में कोई यूरोपियन कंट्री का नाम दिया गया है तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. इस तरीके से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. इंडिया इज़ नॉट इट्स पार्ट. इट इज़ ऑल्सो ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन दीज कंट्रीज. Direct benefit transfer. This topic has been in news since last 6 to 7 years. तो हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. ये प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इट वाज लॉन्च्ड इन 2013. इट्स एम इज़ टू रिड्यूस लीकेज इन सब्सिडीज एंड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. सी, ये काम कैसे करता है? पहले 2013 से पहले
जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को ट्रांसफ़र करने का मेथड क्या होता था कि मिनिस्ट्री will designate some subsidies and distribute some money to concerned departments. These departments will distribute this money to district departments. These district department will distribute this money to subdivisions, then to blocks, then to villages. See, हर एक स्टेप पे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो रही है एंड प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन के लिए कोई ना कोई प्राइवेट पार्टनर भी इन्वॉल्व यहाँ पे होता है, तो इसके कारण होता क्या है कि नेक्सस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो गवर्नमेंट सब्सिडी थी, जो गवर्नमेंट मनी था, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए अलोकेटेड था, तो वो लीक होता था। वो या तो करप्शन में डाइल्यूट हो जाता था या फिर ये जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सप्लाई करके ज़्यादा रेट क्लेम करते थे फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सो बेसिकली करप्शन बहुत था। जो मनी टारगेटेड पर्सन के लिए एलोकेटेड किया जाता था वो उस तक पहुंचता नहीं था। अकॉर्डिंग टू ए CAG रिपोर्ट, ओनली 2% ऑफ मनी रीचेस एट बॉटम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर ये काम कैसे करता है कि वट एवर द सब्सिडी द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड और डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू द अकाउंट, directly into the account of the beneficiary. It is given directly to the beneficiary, not through any middleman. Suppose ये मिनिस्ट्री से कोई स्कीम स्टार्ट करी गई, इस स्कीम के लिए सर्टेन X अमाउंट अलोकेट किया गया जिसके सर्टेन Y अमाउंट ऑफ बेनिफिशियरी हैं, तो इस Y के अकाउंट में डायरेक्टली ये जो पैसा है ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे कि PM किसान स्कीम, एवरी ईयर एवरी एलिजिबल फार्मर गेट्स 6,000 रुपीज़ in his bank account in 3 installments. So direct benefit transfer works like this. What are the types of subsidies under direct benefit transfer? These may be cash subsidies such as PM Kisan, or in kind support such as fertilizer subsidy, public distribution system. Under public distribution system, rations are food grains are distributed, wheat, rice and some coarse grain like gram, chana or bajra. What are the tools used to implement this scheme? Public financial management system. What it is? It is a platform which is designed to track the flow of funds at every step. It is developed and implemented by Office of the Controller General of Accounts under Union Ministry of Finance. It is used to make direct payments to beneficiaries of government schemes. One more thing to remember here, it is also used to track the money transfer or the salary transfers to the government employees. Even the scholarships provided to students are monitored under this PFMS platform. It is also used for monitoring of flow of funds. So the question may be asked about the purpose of direct benefit transfer and its relation to PFMS. And UPSC may ask regarding the type of scheme and may ask that whether this scheme comes under direct benefit transfer or not. Next topic is India Stack. What is India Stack? This topic has been in news for many years, and this topic has not been asked by the UPSC till now, but it is very important for this upcoming prelims exam. What is India Stack? India Stack is a set of APIs, that is application programming interfaces and digital infrastructure. What is application programming interfaces? It is a set of programming codes that allow different software platforms to communicate with each other. You must have seen that whenever filing any form for the government job or any document where address verification is required, you are asked to provide an Aadhaar number. By submitting this Aadhaar number and submitting an OTP for Aadhaar verification, the platform automatically
retrieves your details about your address, your name, your date of birth and your father's name. So ये मैकेनिज्म जो है ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती है जिसको हम API कहते हैं. तो API बेसिकली क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक infrastructure. We have discussed in previous classes. Please watch the previous classes in Polity series. It is developed for service delivery across sectors from banking, finance to healthcare and education. Key components of India Stack. It is Aadhaar, eKYC which is electronic know your customer. आप कभी भी किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या पेटीएम के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी लोन या इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो अब आपके पास कोई फिजिकल ब्रांच का एजेंट चल के नहीं आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए. आप डायरेक्टली वहाँ से eKYC कर सकते हैं. ये इंडिया स्टैक पे अपलोडेड आपकी जानकारी के बेसिस पे ही पॉसिबल हो पाता है. नेक्स्ट इज़ UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ऑल काइंड ऑफ UPI एप्स सच एज भारत पे, पेटीएम, CredPay and various others work on the interface of UPI. GSTN, Goods and Service Tax Network. PMG दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आधार पेमेंट ब्रिज, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स. These are important from the perspective of prelim. UPSC आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि which of the following is an example of India Stack. और सिंपली एक क्वेश्चन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे और इनमें से कई सारे ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. You can refer to this diagram to memorize it easily. As you read you may forget, but as you see you may remember it for longer time. Next topic is rural non-farm economy. What does it mean? UPSC इस तरीके के टॉपिक से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस फ्रेम करती है. ऑप्शंस भले कॉम्प्लिकेटेड रख सकते हैं लेकिन आपको दिमाग को ठंडा रखते हुए और कॉन्सेप्ट को समझते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो व्हाट इज़ रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी? रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी मीन्स value chain activities such as agro processing, transport, distribution, marketing, retail, as well as tourism, manufacturing, construction, mining, self-employment activities, handicrafts, bakeries, mechanism, kiosks and so on. So simply rural non-farm economy में 3 words हैं, rural, non-farm and economy. जो एक्टिविटीज़ नॉन फार्म नहीं हैं, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हैं, वो रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी का पार्ट है. जैसे टूरिज्म एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, एग्रो प्रोसेसिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी. 2/3 ऑफ रूरल इनकम नाउ कम्स फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. So UPSC may frame a question regarding rural non-farm economy. In question, it will state rural non-farm economy means this activities, and regarding that, it may give various statements. In which, in one of the statement, it may say majority of the rural economy comes from agriculture. But no, 2/3 of rural economy or the rural income comes from rural non-farm activities or non-agricultural activities. So you have to keep this in mind. Moreover, more than half of the value added in manufacturing sector in India is contributed by rural areas because it is primary sector. And the primary sector becomes the basis for the secondary sector, which is manufacturing. Foreign portfolio investors. This topic is very important and very conceptual and very easy to understand. What are foreign portfolio investors? Foreign portfolio investors are individual investors who invest in the financial assets of another country. See, you are an Indian citizen.
आप एक इंडियन सिटीजन हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप उस पैसे को चाहें तो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट या इंडिया की इकोनॉमी आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, तो आप क्या सोचेंगे कि इस पैसे को अमेरिका के किसी मार्केट में या किसी वेंचर में जाके इन्वेस्ट करना, तो आप अमेरिका के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो जाएंगे। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी के लिए यदि कोई अमेरिकन इन्वेस्टर यहाँ के स्टॉक मार्केट में और स्टॉक डेरिवेटिव्स में जैसे इक्विटीज़, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम इंडिया के हिसाब से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहेंगे। यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, फॉरेन, पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टर। फॉरेन वी नो विच इज़ नॉट फ्रॉम आवर कंट्री। पोर्टफोलियो may be related to stocks, it may be related to bonds, it may be related to some other financial instrument, and investor is the one who invests. So from this diagram you can see a retail investor invests in foreign financial assets such as foreign company securities, equities to gain from foreign economies. Again, foreign portfolio investment refers to purchase of securities and other financial assets by investors from another country. FPI holdings may consist stocks, ADR, GDR, bonds, mutual funds, exchange traded funds. ADR means American Depository Receipts, GDR means Global Depository Receipts. These are nothing but financial instruments which are created by the companies to raise capital from foreign investors. FPI involves only passive ownership. Passive ownership means a foreign portfolio investor may acquire some amount of equity or shares of the company, but it cannot directly interfere in the governance of the company or the management of the company. Its limit is up to 10% only. A foreign portfolio investor can acquire up to 10% of equity of the company only. It grants investors no control over ventures, property or direct stakes in companies. So why FPI does not provide any direct control over ventures or any direct stake in companies? Because FPI investors buy shares or securities through the stock market, which is limited, and you know the limit is only 10%, which makes them only a minority shareholder. They do not gain any controlling interest or management rights in the company, as the limit of equity holding is 10% only, and the portfolio investment focuses on earning returns through capital appreciation or dividends without active involvement in the company's management. Their intention is also not to gain any direct control of the company. They just want to capitalize over the increasing share prices of the company. ओके, सो कोई अमेरिकन इन्वेस्टर है और कोई इंडियन कंपनी है सपोज एक्स, इसके शेयर्स उसको लगता है कि इन फ्यूचर बढ़ेंगे, और अमेरिकन इन्वेस्टर ए के पास अभी काफ़ी सारा पैसा है, तो वो क्या करेगा, इस कंपनी के जो शेयर्स हैं इनको परचेज कर लेगा। सपोज 5% टोटल शेयर्स परचेज कर लिए। जैसे ही इसके शेयर्स में 10%, 20% जो भी उसको सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन लगता है, उसको जैसे ही इस कंपनी का शेयर टच करेगा, तो ये जो इन्वेस्टर है वो चाहे तो ये शेयर्स को सेल करके यहाँ से एग्जिट कर सकता है। ओके, सो एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स हैपन ऑन द स्टॉक मार्केट ओनली. Investments made by non-resident Indians are not categorized as foreign portfolio investors. Very important, keep this in mind. What is the regulatory framework governing FPIs in India? It is Foreign Exchange Management Act and SEBI's regulations on foreign institutional investors. What are the effects of FPI on an economy? ये टॉपिक बहुत ही न्यूज़ में रहता है एफपीआई, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है, और इंडियन करेंसी जो है रुपी, ये भी फ्लक्चुएट होती रहती है। इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ओवर दीज 2 पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स की वजह से और भी कई सारे पैरामीटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जो इकोनॉमी के चेंज होते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी इसकी वजह से अफेक्ट होती है।
इम्पोर्ट्स भी इंडिया के इसकी वजह से इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन रुपीज इज डायरेक्टली लिंक टू डायरेक्टली अफेक्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, एंड their value is directly linked to balance of payment. To understand these topics in detail, just study economy static portion. Okay, so what are the effects of FPI on an economy? First, discuss the positive effects. First one is capital inflow. FPIs bring foreign capital, boosting the country's foreign exchange reserves and strengthening the currency. Here are two terms: boosting countries' foreign exchange reserves, one, and second one is strengthening the currency. How? Suppose a person A, an American person A, brings dollar from America to RBI. He wants to invest this money in India. अब इंडिया के स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आप डॉलर से तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा इन रुपीज़। किस में इन्वेस्ट करना होगा? इन रुपीज़। तो अब ये पर्सन क्या करेंगे? पर्सन ए अपने सारे डॉलर्स देंगे आरबीआई को, आरबीआई से कहेंगे कि इन डॉलर्स के रिटर्न में मुझे रुपीज़ दे दो। अब आरबीआई के पास जो भी रुपया है वो इनको रिटर्न दे देगा इन ए वैल्यू कमेंसुरेट टू दीज डॉलर्स। अब आरबीआई के पास डॉलर्स आ गए एडिशनल, तो इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें डॉलर बढ़ गए। इसकी वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बूस्ट होगा। तो रिसेंटली अभी आपने सुना होगा कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है टच टू $500 बिलियन, $600 बिलियन, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी वॉज बूमिंग आफ्टर कोविड एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स वर कमिंग इन इंडिया टू कैपिटलाइज फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट, द ग्रोइंग इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड हाउ डज इट स्ट्रेंथन द करेंसी? डॉलर के बदले ये भाई साहब रुपए मांगेंगे तो रुपए की डिमांड बढ़ गई। अब जिस चीज़ की भी डिमांड बढ़ती है ऑब्वियसली उसका प्राइस ऊपर बढ़ता है, तो इसकी वजह से रुपए की जो वैल्यू है एज कंपेयर टू डॉलर्स ये बढ़ने लगेगी। सो इनफ्लो ऑफ एफपीआई इन ए कंट्री बूस्ट्स इट्स फॉरेन exchange reserve and strengthen its currency. Very important. UPSC has asked questions regarding this topic. Second effect is liquidity in financial markets. It provides liquidity in financial markets by increased trading in stock and bond markets. It improves liquidity and market efficiency. Suppose Indian stock, ये भाई साहब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं ये, इन्होंने आरबीआई से डॉलर के बदले रुपया लिया। अब इस रुपए को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो कंपनीज़ के पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, जो उनके पास एडिशनल कैपिटल अवेलेबल है, वो बढ़ जाएगा। तो ये रुपया, फ्रेश रुपया जब इंडियन स्टॉक मार्केट में पंप हो रहा है तो स्टॉक मार्केट में क्या होगा? लिक्विडिटी आ जाएगी। लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग होता है अवेलेबल ऑफ स्पेंडेबल मनी विच यू कैन एक्सेस वेरी इजीली। वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द बिगिनिंग, you do not need to make notes of this discussion. I will provide PDF notes of this discussion in the Telegram channel. So the next effect is economic growth. With increased capital, businesses can expand, leading to job creation and economic growth. कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आएगा जिसकी वजह से कंपनीज़ के पास पैसा आएगा, उस पैसे से कंपनीज एक्सपेंड कर सकती हैं, एक्सपेंड करेंगी, नए वेंचर्स लॉन्च करेंगी जिसकी वजह से नया प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से नई जॉब्स क्रिएट होंगी। सो इट रन्स ए वर्चुअस साइकिल। रुपी गोज टू कंपनी, कंपनी स्टार्ट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन गिव्स जॉब्स, जॉब्स गिव मनी टू पीपल, पीपल स्पेंड दिस मनी टू परचेज गुड्स, परचेज फर्दर इंक्रीजेज raises demand, demand increases production, production increases jobs, and so on. This cycle goes on. So it leads to economic growth. Next one is development of financial markets. Higher foreign participation can lead to better regulations and infrastructure in financial markets. Next one is signaling effect. High FPI inflows signal a positive outlook for the country's economy, attracting more investments. अगर ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी इकोनॉमी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस इकोनॉमी में पहली बात तो ग्रोथ अच्छी हो रही है, दूसरी बात वो इकोनॉमी ज़्यादा लिबरलाइज है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। यू कैन मेमोराइज दिस डायग्राम।
for your convenience to remember these effects easily. Here it is pros and it is cons. Cons we will discuss in the next slide. What are the negative effects? It provides volatility. See, FPIs जो होते हैं वो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं. वो जितना ईजीली इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ईजीली वो इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं. तो जैसे ही उन्हें किसी दूसरे कंट्री में इंडिया से बेटर ग्रोथ दिखती है, बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है, या उन्हें लगता है कि दूसरे कंट्री की इकोनॉमी इंडिया की प्रेजेंट ग्रोथ रेट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी और हमें अपने पैसे का ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ के यहाँ के स्टॉक्स को सेल करते हैं रैपिडली, यहाँ से पैसा लेके दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. तो ये एक वोलेटिलिटी क्रिएट करता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट कई बार रैपिडली क्रैश होता है डे बाई डे. नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल. दिस हैपन ड्यूरिंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. इसमें क्या हुआ था कि कंपनीज़ में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कई साल तक लगातार इन्वेस्ट किया. उसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनीज़ को वहाँ की लोकल बैंक्स की उतनी ज़्यादा नीड नहीं हुई और लोकल फाइनेंशियल मार्केट को इतना एक्सप्लोर नहीं किया और लोकल फाइनेंशियल मार्केट उतना ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि कंपनीज़ को फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा मिल रहा था. अब जैसे जैसे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ से छोड़ के जाने लगे, उसकी वजह से कंपनीज़ को फाइनेंशियल क्रंच क्रिएट हो गया, एक लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से कंपनियों को न तो एक्सपेंड कर पाए, उल्टा उनको श्रिंक होना पड़ा. एंड प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसको इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ सीन ए वेरी हाई ग्रोथ इन रिसेंट टाइम. ओके, दैट वाज बिकॉज ऑफ हाई FPI इनफ्लोज. FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे इंडियन स्टॉक्स में रैपिडली इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था. उसको देखते हुए जो यहाँ का मिडिल क्लास है और जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है उसने भी अपना सारा पैसा बैंक अकाउंट से निकाल के स्टॉक मार्केट में डालना स्टार्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. अब जैसे ये FPIs को लगा कि अब इंडियन GDP ग्रोथ इज़ रिड्यूसिंग और यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी दूसरे कंट्रीज़ में मिल रही है, तो यहाँ से पैसा निकाल के वो वापस जाने लगे, स्टॉक्स को रैपिडली सेल करने लगे. उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो डायरेक्टली क्रैश हुआ कई सारे दिन तक एंड इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ रजिस्टर्ड ए सिग्निफिकेंट फॉल. इसकी वजह से क्या हुआ कि रैपिड जो वेरियस कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स की वैल्यूज़ जो थी वो डाउन हुई और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, उनके बहुत सारे पैसे इन स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से डूब गए. तो ये एक रिस्क क्रिएट करता है लोकल इकोनॉमी के लिए. नेक्स्ट वन इज करेंसी रिस्क. लार्ज इनफ्लोज कैन लीड टू एन एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी impacting export competitiveness. See, initially I have explained Mr. A asks for rupees in return of its dollars from RBI. तो रुपये की डिमांड बढ़ गई, रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट हुई. सपोज पहले रुपये 80 रुपये था, अब रुपये 75 रुपीज़ है अगेंस्ट $1. इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं फॉर फॉरेन कंट्रीज़ दे बिकम एक्सपेंसिव. पहले $1 में 80 रुपये की चीज़ खरीद पा रहे थे जो फॉरेन परचेजर्स हैं, $1 में 80 रुपये की चीज़ खरीद पा रहे थे. लेकिन अब रुपये को अप्रिशिएट हो जाने की वजह से, रुपये को स्ट्रेंथन हो जाने की वजह से $1 में सिर्फ 75 रुपये की चीज़ खरीद पा रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इज इट्स वेरी शॉर्ट टर्म फोकस्ड. FPIs are often driven by short-term gains, which may not align with long-term economic stability. Next one is economic disruption. Sudden withdrawal of FPI can disrupt financial markets and put pressure on the central bank to stabilize the economy. Here are two things: put pressure on the financial markets, disrupt financial markets, and put pressure on the central bank to stabilize economy. अभी मैंने डिस्कस किया कि FPI के सडन विड्रॉल की वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश देखा गया. इसकी वजह से क्या है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं अमंग द रिटेल इन्वेस्टर. और क्योंकि ये FPI जो हैं इन्होंने डॉलर के बदले पहले रुपया लिया था, अब ये भाई साहब क्या करेंगे, अब ये डॉलर वापस लेके जाएंगे.
तो अब ये क्या करेंगे कि रुपए के बदले क्या करेंगे, डॉलर मांगेंगे। तो यहाँ पे डिमांड किसकी ज़्यादा हो रही है, अब डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू घटेगी। डॉलर, रुपए के बदले अब डॉलर की डिमांड हो रही है तो रुपए की वैल्यू घटेगी। तो रुपए की वैल्यू जो होती है वो डेप्रिशिएट होती है। रुपए की वैल्यू जब डेप्रिशिएट होगी तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, उससे पहली बात तो यह है कि आरबीआई को बहुत सारा डॉलर एफपीआईज को देना पड़ेगा, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी कि क्योंकि रुपया वीकन हो जाएगा, रुपया कमज़ोर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो उसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे। अब क्योंकि इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो गए और एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे वो उतना सिग्निफिकेंटली ग्रो हो नहीं पाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस डेवलप हो जाएगा, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस डेवलप हो जाएगा। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज़ मोर इम्पोर्ट डिपेंडेंट, इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट वेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वी इम्पोर्ट मोर देन वी एक्सपोर्ट। इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। Let's discuss one question here. Global capital flows to developing countries increased significantly during the 90s. In view of the East Asian financial crisis and Latin American experience, which type of inflow is good for the host country? ये क्वेश्चन भले ही 2002 में पूछा गया हो और इसमें ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और लैटिन अमेरिकन एक्सपीरियंस मेंशन है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बेसिकली इतना है, विच टाइप ऑफ इनफ्लो इज़ गुड फॉर द होस्ट कंट्री। दिस लाइन इज स्टिल रिलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम्स एंड द अपकमिंग प्रीलिम्स। सो किस टाइप का कैपिटल इनफ्लो, किस टाइप का करेंसी इनफ्लो कंट्री के लिए गुड होता है, इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। कमर्शियल लोन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एफडीआई को डिस्कस कर लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज एफडीआई? एफडीआई इज ए नॉन डेट मॉनिटरी सोर्स। इट ट्रांसफर्स ऑफ ए पार्ट ऑफ ओनरशिप टू द इन्वेस्टर. Investor can directly involve with the day-to-day operations of the economy. It brings knowledge, skills and technology. FDI बेसिकली क्या होती है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, अब इनको अपना पैसा किसी दूसरे ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है, तो लेकिन ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, ये चाहते हैं कि उस पैसे से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग टर्म गेन कैपिटलाइज कर पाएँ। अब ये क्या करेंगे कि इंडिया की किसी एक कंपनी में सर्टेन अमाउंट ऑफ ओनरशिप एक्वायर करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ इक्विटी एक्वायर करेंगे। एफडीआई की जो लिमिट है दैट इज इफ ए पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट मोर देन 10% इन द इक्विटी ऑफ ए कंपनी, then that is converted into FDI, that is called an FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक नॉन डेट मॉनेटरी रिसोर्स है, जो पैसा फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो किसी डेट के तरीके से नहीं आएगा, दैट विल बिकम ए पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी लॉस में होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर को लॉस होगा, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो फॉरेन इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। ये एक नॉन डेट मॉनेटरी सोर्स है, कीप दिस इन माइंड। इट ट्रांसफर्स ऑफ ए पार्ट ऑफ द ओनरशिप टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैन इंटरफेयर and participate in the management of the company. Investor can directly involve with the day-to-day operations of the company. It also brings knowledge, skills and technology. अब क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो ये चाहेंगे कि ये कंपनी बेटर परफॉर्म करे, तो इसके लिए ये स्टेप्स लेंगे कि कंपनी की नॉलेज कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज़ किया जाए, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को बढ़ाया जाए और कंपनी को बेटर टेक्नोलॉजी इक्विप्ड बनाया जाए। What are the routes of FDI? There are two routes. Number one is government route. For investment in sectors requiring prior approval from the Foreign Investor Promotion Board. Just keep this in mind. What are such sectors? Such sectors are defense,
critical infrastructure, and like these. Automatic routes. There is no need for government approval. Suppose in food sector there is no need for government approval, and a foreign investor can directly invest in a company engaged in food processing. FDI can be made in both listed and unlisted companies. FDI has a sector-wise limit. Some sectors such as defense, there is a capping of FDI. Suppose, I don't know the exact number, I think it is 74% through automatic route and 100% is government route. Okay, so that is FDI, that is regarding FDI. Now let's discuss the question. So which type of inflow is good for the host country? See, commercial loans are always interest bearing. So this may not be good. A foreign portfolio investment, it provides liquidity and boosts economic growth, but it also provides volatility. Second one is foreign direct investment. It is non-debt and it is for long term, and it encourages capital investment. FDI नॉन डेट होता है, लॉन्ग टर्म होता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनकरेज करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाता है. लोन्स इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं. FPIs लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये वोलेटिलिटी भी क्रिएट करते हैं एंड शॉर्ट टर्म रिस्क्स भी क्रिएट करते हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, दे आर ऑल्सो रिस्की as they increase the risk exposure of the corporates in the country. So, and they create a balance of payment imbalance. So which one is better among these four? So FDI is better among these four because it is non-debt, it is long term, it also increases capital investment. Let's see next question. Which of the following would include foreign direct investment in India? First one is subsidiaries of foreign companies in India. Second one is majority foreign equity holding in Indian companies, companies exclusively financed by foreign companies, and portfolio investment. इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट FDI को रिप्रेजेंट करेगा? Obviously portfolio investment or FPI is not an FDI, so it is wrong, it is not correct. This one is eliminated. सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई कंपनी है, मान लो बाहर की मैकडोनल्ड्स है, तो ये कंपनी अपनी एक यूनिट इंडिया में ओपन करती है, तो इस यूनिट का टोटल ओनरशिप किसके पास है? मैकडोनल्ड्स के पास, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है. तो इंडिया में तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका हुआ ही नहीं, इंडियंस का इस कंपनी में कोई ओनरशिप राइट होगा ही नहीं, तो ये FDI के कैटेगरी में आएगा ही नहीं, क्योंकि सारी ओनरशिप 100% ओनरशिप किसके पास है? मैकडोनल्ड्स के पास. तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज द बेसिस ऑफ FDI इज ए पार्टनरशिप इन ओनरशिप ऑफ इंडियन एंड फॉरेन. थर्ड स्टेटमेंट इज कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाई फॉरेन कंपनीज. इसका मतलब क्या है? कोई इंडियन कंपनी है, सपोज X है, इसकी टोटल फाइनेंसिंग जो हुई है, टोटल फंडिंग जो हुई है, वो किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा हुई है. तो 100% फाइनेंसिंग अगर किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा इस कंपनी की होगी, तो इसका मतलब क्या है? इसकी 100% जो ओनरशिप है वो इस फॉरेन कंपनी की हो जाएगी. इसकी वजह से ये भी FDI की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. बचा कौन सा? ऑप्शन 2, मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज. इसका मतलब क्या है कि फॉरेन कंपनीज में होल्ड मेजॉरिटी इक्विटी इन इंडियन कंपनीज. दे में होल्ड 60% ऑफ इक्विटी होल्डिंग्स, दे में होल्ड 70%, दे में होल्ड 55%. ओके, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट.
Here is the table differentiating between FDI and FPI. You can read it in the PDF document. So recently RBI and SEBI have introduced a guidelines for reclassifying FPI as FDIs. That's why these two topics are in news. FPIs can classify excess holdings as FDI. For example, if an FPI has a 22% stake in a company, it can reclassify 12% as FDI. Earlier, FPI had to sell exceeding investment or reclassify into FDI. Now it can only reclassify it. पहले क्या होता था, अगर 10% कैपिंग से ज़्यादा किसी फॉरेन इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में हो जाती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो 10% प्लस की जो उसके पास होल्डिंग है उसको वो सेल कर दे, लिक्विडेट कर दे, या फिर उसको एफडीआई में रिक्लासीफाई करा दे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, अब उसको एफडीआई में ही रिक्लासीफाई कराना होगा। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? FPIs must reclassify their holdings as FDIs if they exceed 10% of a company's paid up equity capital. What is the time frame? Within 5 trading days of breaching the 10% limit. Whose approval is required? Approval from the government and the investee company, the company who is investing. Compliance under Foreign Exchange Management Act is required. Let's discuss one more question. A great deal of foreign direct investment to India comes from Mauritius than from any major and mature economies like UK and France. Why? बहुत सारा FDI इंडिया में मॉरिशस जैसे कंट्रीज से ही क्यों आता है, लेकिन UK और फ्रांस जैसी बड़ी इकोनॉमी से नहीं आता है, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया हैज़ प्रेफरेंस फॉर सर्टेन कंट्रीज एज रिगार्ड रिसीविंग FDI. इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज FDI किसको नहीं अच्छा लगेगा? कंट्री में ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो हम किसी को एज ए प्रेफरेंस और किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. इंडिया हैज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मॉरिशस. कीप इट फॉर लेटर. ऑप्शन सी, मोस्ट सिटीजन्स ऑफ मॉरिशस हैव एथनिक आइडेंटिटी विद इंडिया एंड सो दे फील सिक्योर टू इन्वेस्ट इन इंडिया. दिस इज वेरी absurd statement. There is no logical reasoning in it. So this option will be wrong. ऐसा थोड़ी होगा कि मॉरिशस में जो लोग रह रहे हैं वो इंडियन एथनिसिटी के हैं तो चलो चलो इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ऑप्शन डी, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. रिमेनिंग आर बी एंड डी. इम्पेंडिंग डेंजर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज प्रॉम्प्ट मॉरिशस टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. ये ऑप्शन भी एब्सर्ड है क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस इंडिया में भी अफेक्ट करते हैं, उसका अफेक्ट इंडिया में भी अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? बी. इवन ये हमने एनालाइज नहीं किया फिर भी हम सही आंसर तक पहुंच गए. प्रीलिम्स एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दिमाग ठंडा रखिए, फोकस्ड रखिए, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए और हर एक ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए. गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे. अब इसकी लॉजिकल रीजनिंग हम देख लेते हैं. इंडिया हैज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मॉरिशस. इसका मीनिंग क्या है कि मॉरिशस में अगर कोई कंपनी, कोई इन्वेस्टर टैक्स पे कर चुका है तो सेम थिंग के ऊपर, सेम आर्टिकल के ऊपर उसको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसकी वजह से क्या है कि उसके लिए टैक्स की बचत हो रही है. तो इन्वेस्टमेंट के फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच, जो कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है. इसकी वजह से मॉरिशस की ज़्यादातर कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं. लेट्स डिस्कस वन मोर टॉपिक इन दिस क्लास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ये सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ, ये कुछ नहीं है. ये 3 वर्ड्स देखिए, फॉरेन, इंस्टीट्यूशनल एंड इन्वेस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टीट्यूशंस विच आर फॉरेन विच आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस? Insurance companies is an institution, pension funds, hedge funds and other large financial organizations. Insurance companies, suppose LIC invest, suppose LIC invest in USA, in some company in USA. Pension funds, suppose EPFO के पास बहुत सारा पैसा है, EPFO सोचे कि चलो USA के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये USA के लिए FII हो जाएगा. हेज फंड्स, बहुत बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं,
वो यूएसए में जाके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यूएसए के लिए वो एफआईआई हो जाएंगे। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, तो ये अपने पैसे को अगर यूएसए के स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो यूएसए के लिए ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाएंगे। सो बॉटम लाइन इज FII refer to an institution that invests in the financial markets of another country. These institutions could include mutual funds, insurance companies, pension funds, hedge funds, and other large financial organizations. FPI is about investment itself, foreign investment in financial assets, while FII refers to investors or institutions making the investments. Both SEBI and RBI regulate the FII investment in India. All FIIs are FPIs, but not all FPIs are FIIs. Very important. This is a table regarding difference between FDI, FPI and FII. Read it yourself for better clarity. Let's discuss one more question here. Both foreign direct investment and foreign institutional investor are related to investment in a country. Which one of the following statements best represent an important difference between the two? It is very easy question. Just read this question carefully and solve with logic. This question was asked in 2011 and it is important for this year. क्या चीज़ डिस्कस करी थी हमने? FDI क्या है? नॉन डेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट ब्रिंग्स स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड लॉन्ग टर्म। वेयरएज FII क्या है? शॉर्ट टर्म, it creates volatility and it provides liquidity. Let's read option A. FII helps bring better management skills and technology. No, because FII जो हैं कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफियर नहीं करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दे डू नॉट हैव गवर्निंग रोल इन द कंपनी. सो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग. Eliminate this option. Second option is FII helps in increasing capital availability in general. Yes, ये correct है. While FDI only targets specific sectors. Keep this on hold. Keep this statement for later. Just read statement C. FDI flows only into the secondary markets, which is manufacturing sector. While FII targets primary market. No, FII targets tertiary market, which is stock markets and financial instruments. So this option becomes wrong. Two options are eliminated, A and C. Let's read option D. FII is considered to be more stable than FDI. No, we have discussed here. It creates volatility. It is not more stable. Rather, it is more unstable. So this statement is wrong. तो अब बचा कौन सा? ऑब्वियसली बी. और बी करेक्ट आंसर होगा ही. अब इसका लॉजिक भी देख लेते हैं. FII हेल्प्स इन क्रिएटिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल. यस, इट इज़ करेक्ट. FDI ओनली टारगेट्स स्पेसिफिक सेक्टर्स विच गवर्नमेंट डिसाइड्स. गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है किस सेक्टर में FDI को हम कितना अलाउ करेंगे. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो थैंक यू एस्पिरेंट्स. दैट वाज ऑल इन दिस डिस्कशन. I hope you find it very informative from perspective of the upcoming prelims exam. अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल for which link is provided in the description of this video. I will upload all the PDFs of these lectures in the Telegram channel. So please share this video and stay healthy, stay motivated, keep revising, keep practicing previous year questions. And make this prelims your ticket to mains. Thank you very much.